हेलो दोस्तों, ये हम लोग का एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज है। ठीक है, इस सीरीज में हम पूरा जो 11वीं क्लास का भारतीय कला का परिचय पुस्तक है, जिसका 8 चैप्टर है, मैं एक एक करके 8 चैप्टर को इसमें रिवाइज कराऊंगा। इसमें क्या है कि इससे आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन जो हम लोग का आता है वो बनाने में आसानी होगा। देखिए, प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स में यदि आप सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए हर सब्जेक्ट के लिए 3 चीज़ करना होता है। पहला कि या तो आप एनसीईआरटी या फिर आपका कोचिंग का क्लास का कोई भी नोट्स है पहला सोर्स आपके पास ये होना चाहिए। उसको कम से कम 5 बार रिवाइज करना होता है। उसी के साथ दूसरा काम ये करना होता है कि उस सब्जेक्ट का सेक्शनल पीवाईक्यू लगाना होता है। सेक्शनल पीवाईक्यू मतलब जैसे आर्ट एंड कल्चर है तो आर्ट एंड कल्चर का कम से कम सेक्शनल पीवाईक्यू जो 1500 पीवाईक्यू करना होता है। और तीसरा काम ये करना होता है कि 10th ईयर का पीवाईक्यू, मान लीजिए 2027 में ध्यान दीजिएगा, तो 2017 से लेकर के 2027 तक का यूपीएससी का जितना भी यूपीएससी का जो 10 पेपर है, उन 10 पेपर को कम से कम 5 बार बनाना होता है। तो तीनों काम करना होता है। पहला एनसीईआरटी पढ़ना होता है, दूसरा सेक्शनल पीवाईक्यू और तीसरा 10th ईयर का पीवाईक्यू। हर सब्जेक्ट का यही स्ट्रेटेजी है। या आप हिस्ट्री करिए, ज्योग्राफी करिए, पॉलिटी करिए, इकोनॉमी करिए, आपको पहले तो एनसीईआरटी या नोट्स पढ़ना है, दूसरा सेक्शनल पीवाईक्यू करना है, तीसरा 10 ईयर का पीवाईक्यू करना है, बस और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो चलिए अभी इसमें हम लोग एनसीईआरटी को रिवीजन करेंगे। उसके बाद जब धीरे धीरे सेक्शनल पीवाईक्यू और 10th ईयर का पीवाईक्यू, जब एग्जाम का 2 महीने पहले मैं 10 ईयर का पीवाईक्यू भी कराऊंगा, उस समय बड़ा मजा आता है 10 ईयर का पीवाईक्यू करने में। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग एनसीईआरटी को रिवाइज करते हैं। देखिए, इस सीरीज में एक बात और हम बता देते हैं कि यहाँ पर इस किताब को, मैं जो भी किताब आपको इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं उस किताब को कम से कम 8 बार 9 बार पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 4-5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं कई किताब को पढ़ चुका हूँ। लेकिन अब थोड़ा सा मैं चेंज करना चाह रहा था तैयारी का तरीका, इसलिए मैं रिकॉर्ड करना शुरू किया। ठीक है, तो इस सीरीज में मैं पढ़ाऊँगा नहीं, पढ़ाने वाला वीडियो बहुत सारा यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा, मैं केवल रिवीजन कराऊँगा। इसमें क्या है कि कम समय में कंसिस्टेंस तरीके से, बिना जब लेथार्जिक अप्रोच जो हम लोग का हो जाता है, जो टाल मटोल का अप्रोच होता है, वो नहीं होगा, और रिवीजन करा देंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि मान लीजिए 8 चैप्टर है, मैं 8 दिन में ख़त्म करा दूँगा। और पूरा इसका मैराथन वीडियो जब बनेगा तो देखिएगा वो 6-7 घंटा का रहेगा। 6-7 घंटा में पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट रहेगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का। इसमें क्या है कि मैं एनसीईआरटी के जितना भी बुक पढ़ा हूँ, मैं उसी तरीके से आप लोग को पढ़ाऊँगा जैसे मैं पढ़ा हूँ। मैं यहाँ पर हर लाइन को 5-5 बार बोलता जाऊँगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने सामने बुक खोलना है आर्ट एंड कल्चर का, और पेन, हाथ में पेन जरूर लेना है, और जिस लाइन को मैं बोलता जाऊँगा उस लाइन पर आपको पेन को आगे बढ़ाते जाना है, और मन ही में खुद भी बोलना है। तो इससे क्या होगा, एक्टिव स्टडी होगा। केवल वीडियो मेरा देख के सुनते रहिएगा, उससे एक्टिव नहीं होगा, पैसिव लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक्टिव लर्निंग करेंगे। एनसीईआरटी बुक को अपने सामने रखेंगे, जिस लाइन को मैं बोलते जाऊँगा उस लाइन को आप भी बोलते जाइएगा, मन ही में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, एनसीईआरटी को वन लाइनर बना दिया। एनसीईआरटी को वन लाइनर कैसे बनाया जाता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप देखिए, ये एनसीईआरटी को वन लाइनर कैसे बनाया है। जब भी एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ है, ठीक, ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, मैं छोटा पैराग्राफ में समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ, ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ को पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता था, इसको वन लाइनर प्रीलिम्स में जैसे पीसीएस में हम लोग पढ़ते हैं वैसे वन लाइनर बना दिया कि जहाँ जहाँ पूर्ण विराम है, ठीक है, वहाँ से मैं लाइन को तोड़ दिया। एक लाइन यहाँ से ले आया, यहाँ पूर्ण विराम था, दूसरा लाइन मैं यहाँ से ले आया, तीसरा लाइन मैं ऐसे लेके यहाँ से ले आया। ठीक है, तो अब इस पैराग्राफ में कितना बात बोला गया है, इस पैराग्राफ में 1 बात, 2 बात, 3 बात, 4 बात। इस पैराग्राफ में 4 बात बोला गया, हम लोग चारों बात को समझ लेंगे। ठीक है, इसी तरह जितना भी मैं जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ भी पढ़ाऊँगा, उसमें मेरा पढ़ने और पढ़ाने का तरीका यही था कि मैं एनसीईआरटी को वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया। सारा बुक मेरा वन लाइनर में कन्वर्ट है। जैसे मान लीजिए, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ है। ठीक है, ये है ना, यहाँ से एक पैराग्राफ। अब इसके अंदर मैं वन लाइनर बना दिया, यहाँ से ऐसे वन लाइनर, ये बन गया। अब इसके अंदर 1 बात, 2 बात, 3 बात, 4 बात, 5 बात, 6 बात बोला गया है। इसके अंदर 6 बात बोला गया, हम लोग 6 बात को समझ लेंगे कि इसमें क्या बोला गया। ठीक है, इस तरह से पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे।
आप चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं, तुरंत इसको खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, है ना। ये है चैप्टर नंबर 1, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र। ठीक, अब मैं बोलता जा रहा हूँ, आप सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा, जैसे आपको अच्छा होगा वैसे करते जाइएगा, है ना। ठीक है, सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र। ठीक है, अब देखिए, अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए कल को जिसके लिए ना तो कोई पुस्तक और ना ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्राग इतिहास प्रीहिस्टोरिक कहा जाता है। अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए कल को जिसके लिए ना तो कोई पुस्तक ना ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्राग इतिहास प्रीहिस्टोरिक कहा जाता है। अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए कल को जिसके लिए ना कोई पुस्तक और ना ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्रीहिस्टोरिक कहा जाता है। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो समझाने में बड़ा समय लगेगा और रिवीजन नहीं रह जाएगा, ठीक है। अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को जिसके लिए ना कोई पुस्तक और ना ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्राग इतिहास प्रीहिस्टोरिक कहा जाता है। अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए कल को जिसके लिए ना तो कोई पुस्तक और ना ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्रीहिस्ट्री कहा जाता है। पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे, उस समय ना तो कागज था ना ही कोई भाषा या लिखित शब्द। पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे, उस समय ना तो कागज था ना ही कोई भाषा या लिखित शब्द। पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे, उस समय ना तो कागज था ना ही कोई भाषा या लिखित शब्द। प्राग इतिहास को हम अक्सर प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। प्राग इतिहास को हम अक्सर प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। प्राग इतिहास को हम अक्सर प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, यह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा जब तक कि विद्वानों ने उस स्थान को खोजना शुरू नहीं कर दिया जहाँ प्राग ऐतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, यह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा जब तक विद्वानों ने उस स्थान को खोजना शुरू नहीं कर दिया जहाँ प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, यह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा जब तक कि विद्वानों ने उस स्थान को खोजना शुरू नहीं कर दिया जहाँ प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्य तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को तत्कालीन मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया है। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया है। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवार पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया है। इससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। इससे यह जाना जा सका कि उस समय क्या होता था और प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। इससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। इससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। जब मनुष्यों की खाना, पानी, कपड़ा तथा आवास कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगी तो वे अपने विचारों तथा मनोभावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करने लगे। देखिए, जब मनुष्यों की खाना, पानी, कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगी तो वे अपने विचारों तथा मनोभावों को अभिव्यक्त करने का भी प्रयास करने लगे। जब मनुष्यों की खाना, पानी, कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगी तो वे अपने विचारों तथा मनोभावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास भी करने लगे। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखाचित्र बनाने शुरू कर दिए और उसके माध्यम से अपने आप को यानी अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखाचित्र बनाने शुरू कर दिए और उसके माध्यम से अपने आप को यानी अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखाचित्र बनाना शुरू कर दिया और उसके माध्यम से अपने आप को यानी कि अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा होगा? शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए ये भित्ति चित्र बनाए, अथवा
यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोजमर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए ये चित्र खींचे, जैसे कि आजकल हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं। ठीक? प्रागैतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा? शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए ये भित्ति चित्र बनाए, अथवा यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोजमर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए ये चित्र खींचे, जैसे कि आजकल हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा? शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए भित्ति चित्र बनाए, अथवा यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोजमर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए चित्र खींचे, जैसे कि आजकल हम में से कुछ लोग डायरी लिखते हैं। मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पसाम युग पेलियोलिथिक एज यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पसाम युग पेलियोलिथिक एज यानी पुराना पत्थर कहा जाता है। मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पसाम युग पेलियोलिथिक एज यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पसाम युग पेलियोलिथिक एज यानी पुराना पत्थर कहा जाता है। मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पसाम युग पेलियोलिथिक एज यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रकारियां दुनिया के अनेक भागों में पाई गई हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकारियां केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के अनेक भागों में पाई गई है। प्रागैतिहासिक चित्रकारियां दुनिया के अनेक भागों में पाई गई है। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूरा पसाम युग के मनुष्यों ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी। देखिए, इसमें समझा देता हूँ कि पूरा अभी जो हम लोग देख रहे हैं पूरा पसाम युग का बात किया जा रहा है कि जब चित्र छपा हुआ है तो पूरा पसाम युग का है। पूरा पसाम युग से पहले के जो मनुष्य थे, क्या उन लोग कोई कला का वस्तु बनाया था या नहीं, इसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। तो हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूरा पसाम युग के मनुष्यों ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूरा पसाम युग के मनुष्यों ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें यह पता चलता है कि उत्तर पूरा पसाम काल तक आते आते मनुष्य के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हो गई। उत्तर पूरा पसाम मतलब पूरा पसाम जब चित्रकला, जिस समय का चित्र हम लोग देख रहे हैं उस काल के बाद का काल, जैसे मान लीजिए अभी 2026 है। ठीक है। तो 2026 है तो यदि इसको 2026 को यदि पूरा पसाम काल मान लेते हैं कि 2026 पूरा पसाम काल है, तो ये बोलेगा कि 2015, 1999, 1997, 1998 पूरा पसाम हो जाएगा, और 2040, 2050, 2060 उत्तर पूरा पसाम काल हो जाएगा। उत्तर पूरा पसाम काल मतलब अभी तो हम लोग आधार समय ले लिए, उत्तर पूरा पसाम बोलेगा तो इसके बाद, और पूरा पसाम बोलेगा तो इससे पहले। तो वही बात है यहाँ पर कि लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पूरा पसाम काल तक आते आते मनुष्य के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हो गई। लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पूरा पसाम काल तक आते आते मनुष्य के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हो गई। ठीक, पेज नंबर 3 चलते हैं। दुनिया भर में इस काल की ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई जिनकी दीवारें उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी है जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। दुनिया भर में इस काल की अनेक गुफाएं पाई गई जिनकी दीवारें उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी है जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। दुनिया भर में इस काल की ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई जिनकी दीवारें उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी है जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार करते थे। ठीक, वे लोग मनुष्यों और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते और वृत्त, वर्ग, आयत जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियां और प्रतीक भी बनाते थे। वे लोग मनुष्यों और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे और वृत्त, वर्ग, आयत जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियां और प्रतीक भी बनाते थे। वे लोग मनुष्यों और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे और वृत्त, वर्ग, आयत जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियां और प्रतीक भी बनाते थे। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पूरा पसाम काल के हैं। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे कब के हैं? पूरा पसाम काल के नहीं, पूरा पसाम काल के नहीं, उत्तर पूरा पसाम काल के। फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट है, भारत में अब तक जो भी प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पूरा पसाम काल के हैं, अपर पेलियोलिथिक टाइम के। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे पूर्व के नहीं है, पूरा पसाम काल के नहीं है, उत्तर पूरा पसाम काल के। भारत में अब तक जो भी प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पूरा पसाम काल के। क्या पूरा पसाम काल के हैं? नहीं। पूरा पसाम काल के हैं? नहीं। उत्तर पूरा पसाम काल के। भारत में अब तक जो भी चित्र मिले हैं कब के हैं? उत्तर पूरा पसाम काल के। भारत में अब तक जो भी चित्र मिले हैं कब के? उत्तर पूरा पसाम काल के। ठीक है, अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में स्याही चित्र की सर्वप्रथम खोज 1867-68 में पुराविद आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने स्पेन में हुई अल्तामीरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। ठीक, ये सब याद बात रखना नहीं, डेट वेट सब बेकार की बात है, वैसे मैं सर्कल कर दिया। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में
शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1867-68 में पुराविद आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने स्पेन में हुई अल्तामिरा की खोज से 12 वर्ष पहले की थी। इसमें केवल ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन अधिक बनाना बनेगा, फैक्ट से क्वेश्चन नहीं, न तो याद रखना है न तो बनने जा रहा है, ठीक है। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, देखिए एनसीईआरटी किताब पढ़ने से दो फायदा। पहला कि एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अभी हम पढ़े कि क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में तो जो भी प्राचीनतम चित्र मिले हुए किस काल के, ऑप्शन रहेगा पूर्व पुराप्रस्थान काल, पुराप्रस्थान काल, उत्तर पुराप्रस्थान काल, मध्य पुराप्रस्थान काल। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन से उठा बनेगा, या फिर एनसीईआरटी से ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन मिलता है। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत में चित्र का खोज स्पेन में हुई चित्र की खोज से पहले हुई थी, तो सही। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत के शैल चित्रों की खोज स्पेन में हुई शैल चित्रों की खोज के बाद हुई है, तो गलत। तो ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर से हो गया। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्र की खोज वर्ष 1867 में प्रभावित आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने स्पेन में हुई अल्तमीरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधान करते थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। आपको लगेगा ये नाम याद रखना, क्योंकि यूपीएससी इन चारों नाम को दे देगा और पूछता है कि ये बताइए ये सब कौन थे। ये सब पुरातत्वविद थे, ये सब ये अनुसंधान करते थे, ये सब वैज्ञानिक है, ये सब पर्यावरणविद थे। ऐसे चार नाम देता है और पूछता है, इसलिए इस नाम को बस एक याद रखना है कि हाँ ये कहीं हम एनसीईआरटी में पढ़े थे, आर्ट एंड कल्चर में पढ़े थे, मतलब ये सब आर्ट एंड कल्चर का होगा, बस इतना ही याद रखा जाता है। कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधान करते थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधान करते थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधान करते थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधान करते थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधान करते थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। शैल चित्र के अवशेष वर्तमान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए, ठीक है। शैल चित्र के अवशेष वर्तमान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। शैल चित्र के अवशेष वर्तमान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिले हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिले हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिले हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिले हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिले हैं। अल्मोड़ा बारिछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे लखुडियार में पाए गए शैलाश्रयों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे लखुडियार में पाए गए शैलाश्रयों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। अल्मोड़ा बारिछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे लखुडियार में पाए गए शैलाश्रयों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। अल्मोड़ा बारिछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे लखुडियार में पाए गए शैलाश्रयों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। अल्मोड़ा बारिछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे लखुडियार में पाए गए शैलाश्रयों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं, ठीक। सुयाल नदी, लखुडियार, बहुत इंपॉर्टेंट। लखुडियार का शाब्दिक अर्थ 1 लाख गुफाएं हैं। लखुडियार का शाब्दिक अर्थ 1 लाख गुफाएं हैं। लखुडियार का शाब्दिक अर्थ 1 लाख गुफाएं हैं। लखुडियार का शाब्दिक अर्थ 1 लाख गुफाएं, ठीक। लखुडियार का शाब्दिक अर्थ 1 लाख गुफाएं। यहाँ पाए जाने वाले लखुडियार, कहाँ? उत्तराखंड के लखुडियार। यहाँ पाए जाने वाले चित्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियाँ। लखुडियार, यहाँ पाए जाने वाले चित्र को 3 श्रेणी में बांटा जाता है: मानव चित्र, पशु चित्र, ज्यामितीय आकृतियाँ। यहाँ पाए जाने वाले चित्र को कहाँ? लखुडियार में 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मानव चित्र, पशु चित्र, ज्यामितीय आकृतियाँ। यहाँ पाए जाने वाले मतलब कहाँ? लखुडियार में पाए जाने वाले चित्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मानव चित्र, पशु चित्र, ज्यामितीय आकृतियाँ। लखुडियार में पाए जाने वाले चित्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियाँ। ये चित्र सफेद, काले और लाल रंगों की है। लखुडियार में पाए गए चित्र कौन से रंग के हैं? सफेद, काला और लाल रंगों के हैं। ये चित्र सफेद, काले और लाल रंगों के हैं। ये चित्र सफेद, काले और लाल रंगों के हैं। ये चित्र सफेद, काले और लाल रंगों के हैं। इनमें मनुष्यों को छड़ी के रूप में दिखाया गया है। देखिए, इनमें मनुष्यों को छड़ी के रूप में दिखाया गया। इनमें मनुष्यों को छड़ी के रूप में दिखाया गया। इनमें मनुष्यों को छड़ी के रूप में दिखाया गया। इनमें मनुष्यों को छड़ी के रूप में दिखाया गया। छड़ी के रूप में मतलब क्या? अभी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो पतला पतला मनुष्य है ना, इसको जैसे स्टिक के रूप में, छड़ी के रूप में, एकदम पतला दुबला, इससे इसको बोला जा रहा है। ये नहीं कि जो हम लोग स्कूल में स्टिक था उसको समझ लीजिए, ऐसे नहीं, ठीक है। तो इसमें मनुष्य को
छड़ी के रूप में दिखाए गए। ठीक, कहाँ से ठीक है, इसमें मनुष्य को छड़ी के रूप में दिखाया गया। पशु चित्रों में एक लंबे थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली की चित्रकारी का मुख्य विषय। कहाँ लखुटियार की बात हो रहा है सब। पशु चित्रों में एक लंबे थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। लंबे थूथन मतलब फिर से वही बात है। यहाँ पर देखिए इस मैप में ये देखिए इसको बोला जा रहा है, ये है ना लंबे थूथन, यही है लंबा मुंह। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं। पशु चित्रों में एक लंबे थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों के छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय है। कहाँ लखुटियार की बात हो रहा है। पशु चित्रों में एक लंबे थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय है। पशु चित्रों में एक लंबे थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय है। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और अनेक बिंदुओं के इन समूह चित्रों में देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये वाला जब फोटो अपना किताब में देखिएगा ना, उसमें उसका बात किया जा रहा है। ठीक है, कि क्या बोल रहा है कि लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। लहरदार रेखाएं, जब लखुटियार की बात हो रहा है, आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और अनेक बिंदुओं को समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में से एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है, जिसमें मानव आकृतियां हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाए गए। ये देखिए, ये इसका बात हो रहा है। ठीक है, कहाँ लखुटियार में। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में से एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है, जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है, जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है, जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है, जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बनाए गए, कुछ चित्र पहले से बने ही चित्रों पर बनाए गए हैं, कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बनाए गए हैं, कुछ चित्र पहले से ही बने चित्रों पर बनाए गए हैं, कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बनाए गए हैं। ठीक, वहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर ऊपर लाल रंग का चित्र और अंत में सफेद रंग का चित्र बनाया गया है। वहाँ सबसे पहले काला रंग का चित्र बनाया गया है, फिर उस पर लाल रंग का चित्र बनाया गया और अंत में सफेद रंग का चित्र बनाया गया। कहाँ लखुटियार, वहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बने हैं, फिर ऊपर लाल रंग के चित्र बने हैं, फिर ऊपर सफेद रंग का चित्र बने हैं। वहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बने, फिर ऊपर लाल रंग के चित्र बने और फिर ऊपर सफेद रंग के चित्र बने। कश्मीर से भी ऐसे 2 शिलापट मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकेरे गए हैं। कश्मीर से भी ऐसे 2 शिलापट मिले हैं जिनमें कुछ चित्र उकेरे गए हैं। कश्मीर से भी ऐसे 2 शिलापट मिले हैं जिनमें कुछ चित्र उकेरे गए हैं। अब देखिए, अब अगले आते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानें ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवास दिया। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट चट्टानें ने नवपाषाण काल के मानव को अपना चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवास दिया। कैनवास तो हम लोग जानते हैं, कैनवास किसको कहते हैं। मान लीजिए किसी पेपर पर हम लोग अभी फोटो बनाना शुरू करेंगे तो पेपर कैनवास है। ठीक है, तो वहाँ पर कैनवास हम लोग के लिए क्या था, तो गुफा की जो दीवार था वही कैनवास था। ठीक, क्या बोला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानें ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवास दिया है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानें ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवास दिया है। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं जिनमें 3 स्थान अर्थात कुदगल्लू, पिपली हल और टेक्कलकोटा अधिक प्रसिद्ध है। अभी याद होगा नहीं, लेकिन किसी दिन एग्जामिनर का दिमाग खराब किया, आपको लिख देगा कुदगल्लू, पिपली हल और टेक्कलकोटा क्यों प्रसिद्ध है। तो गुफा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, या फिर साड़ी उद्योग है, या फिर कोई बांध है, या फिर कोई खनिज संसाधन पाया जाता है, ऐसे लिख देगा। तो इसलिए इसको केवल हम लोग थोड़ा बहुत क्लिक कर दें कि हाँ आर्ट एंड कल्चर की बुक में कहीं पढ़े थे, तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए गए हैं इनमें 3 स्थान अर्थात कुदगल्लू, पिपली हल और टेक्कलकोटा अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं इनमें 3 स्थान अर्थात कुदगल्लू, पिपली हल और टेक्कलकोटा अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक स्थलों में पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं इनमें से 3 स्थान अर्थात कुदगल्लू, पिपली हल और टेक्कलकोटा अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं इनमें 3 स्थान अर्थात कुदगल्लू, पिपली हल और टेक्कलकोटा अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं इनमें 3 स्थान कुदगल्लू, पिपली हल और टेक्कलकोटा अधिक प्रसिद्ध है। कुदगल्लू, पिपली हल, टेक्कलकोटा, कुदगल्लू, पिपली हल, टेक्कलकोटा, कुदगल्लू, पिपली हल, टेक्कलकोटा, कुदगल्लू, पिपली हल, टेक्कलकोटा, कुदगल्लू, पिपली हल, टेक्कलकोटा। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए गए। कुछ चित्र सफेद रंग के, कुछ लाल रंग के और कुछ सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के।
यहाँ 3 तरह के चित्र पाए गए हैं। कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के हैं और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के हैं। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ चित्र सफ़ेद रंग के, कुछ लाल रंग के, कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। ये चित्र तीनों काल के हैं। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल के, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल तीनों के हैं। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल तीनों के हैं। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। इन चित्रों के में विषय क्या है? सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव, त्रिशूल आदि। इन चित्रों के विषय हैं सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव, त्रिशूल आदि। एक को याद नहीं रखना है, बस ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भेड़ था, बकरी था, घोड़ा था, त्रिशूल था, सांड था, हाथी था, सांभर था, बस ऐसे। ये नहीं कि रटने शुरू कर देंगे कि एक करके याद कर, एक बात को याद करेंगे, ऐसा नहीं है। केवल हम लोग एनसीईआरटी किताब का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फिट हो जाए और कुछ क्वेश्चन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आर्ट एंड कल्चर का डेवलप हो जाए, ताकि हम वहाँ को दाएं बाएं लगा के एलिमिनेट करके आंसर निकाल पाएँ। तो एनसीईआरटी से 2 फायदा, एक है कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए ताकि वहाँ दाएं बाएं लग के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और एक जो क्वेश्चन डायरेक्ट सेंटेंस उठा के दे देता है उस सेंटेंस वाला क्वेश्चन बन जाए बस। बाकी एनसीईआरटी के एक लाइन को याद नहीं करना है ना, केवल बस मैं जो बोल रहा हूँ आप 3-3 बार 5-5 बार हर लाइन को बोल रहा हूँ, देखिए बस उतना कर लीजिए, आपको एनसीईआरटी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगा और डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन भी डायरेक्ट जो सेंटेंस उठा के क्वेश्चन देता है वही बन जाएगा। बहुत लोगों को लगेगा कि मैं 3 बार बोल रहा हूँ, 4 बार बोल रहा हूँ तो मैं रट रहा हूँ या रटा रहा हूँ। यूपीएससी रटने का एग्जाम नहीं है, ये सब बकवास की बात है। आपको मैं रियली बताऊँगा इतना बार पास फेल होने के बाद कि चुपचाप एनसीईआरटी किताब की हर लाइन को 5-5 बार पढ़ लीजिए, 5 बार एनसीईआरटी किताब को पढ़ लीजिए। इस आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता है तो आप दायां बायां लगा करके एलिमिनेट करके क्वेश्चन सॉल्व होता है या फिर डायरेक्ट हिट हो जाता है ना। और यहाँ रटा उटा नहीं रहे। मैं चाहूँ तो एक लाइन को बस पढ़ूँ, उसको समझा के आगे बढ़ जाऊँ, पढ़ूँ समझा के आगे बढ़ जाऊँ। लेकिन मैं आपको रियली बता रहा हूँ कि जब हम लोग रिविज़न करते हैं एग्ज़ाम के समय, तो उस समय क्या होता है, उस समय एक बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर है, मैराथन वीडियो, जिसमें एक लाइन को पढ़ते हुए वो आगे बढ़ जा रहा है, उससे नहीं याद होता है, नहीं याद रहता है, नहीं रिवाइज हो पाता। इसलिए मैं हर लाइन को 3 बार या 5 बार पढ़ रहा हूँ, ताकि जब आप एग्ज़ाम के समय मैराथन के रूप में ये वीडियो देखिएगा तो आपको हर लाइन पर मैं 5 बार बोल रहा हूँ, तो मैं उसमें 5 टाइम रुक रहा हूँ तो आपको लाइन याद हो जाता है। लेकिन यदि मैं एक बार लाइन को पढ़ के आगे बढ़ जाऊँगा और एग्ज़ाम के समय मैराथन होगा, आप वीडियो देख लीजिएगा, याद कुछ रहेगा नहीं। लेकिन हर लाइन को 5-5 बार बोल दूँगा तो आप भी हर लाइन को 5-5 बार पढ़ लीजिएगा उस समय मैराथन के समय, तो आपका काम खत्म हो जाएगा, याद हो जाएगा, उस सेंटेंस से क्वेश्चन अलग बन जाएगा। बस इसी के लिए हम 5-5 बार बोले, लेकिन मेरे पास उतना समय थोड़ा ना कि मैं हर लाइन को 5 बार बोलूँ, 10 बार बोलूँ, 8 बार बोलूँ, इतना किसी के पास समय नहीं होता, इतना कोई मेहनत करना नहीं चाह रहा। लेकिन ये हम इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग को भी फ़ायदा होगा और हमको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हम पास फेल होकर देख लिए हैं। हमको पता है कि क्या करेंगे जो एग्ज़ाम के लास्ट 2 मंथ में काम कर जाएगा, उसी का ही तैयारी हो रहा है। ये एग्ज़ाम का तैयारी नहीं हो रहा है, ये एग्ज़ाम के लास्ट 2 मंथ का तैयारी किया जा रहा है अभी, ठीक है। ये हम कर रहे हैं। चलिए यहाँ से शुरू कर देते हैं। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं, कुछ चित्र सफ़ेद रंग के, कुछ लाल रंग के और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग की, ठीक है। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। इन चित्रों के विषय में सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव, त्रिशूल सब है, ठीक है। सांड, त्रिशूल भी है, याद रखिए, त्रिशूल भी है, घोड़ा, बकरी, भेड़, चिंकारा, सांभर, सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव, त्रिशूल सब है, ठीक। वनस्पतियों के चित्र बहुत कम पाए जाते हैं, वनस्पतियों के चित्र बहुत कम पाए जाते हैं। आपको चलेगा कि आंध्र प्रदेश या कर्नाटक के गुफाओं में वनस्पतियों के चित्र प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, गलत। वनस्पतियों के चित्र बहुत कम पाए जाते हैं, वनस्पतियों के चित्र बहुत कम पाए जाते हैं, वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए जाते हैं, वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए। पेड़ पौधा का चित्र बहुत कम है, जानवर का चित्र है, आदमी का चित्र है, नृत्य करते हुए लोगों का चित्र है, लेकिन पेड़ पौधा का चित्र बहुत कम है, ठीक है। उप गल्लू में एक चित्र में अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाला तमोदीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगा कर ले जाते हुए दिखाया गया है। देखिए इसमें क्या है कि बड़े बड़े अंगों वाला तमोदीप्त पुरुष मतलब काम वासना, एक रावण जैसा, ठीक है, बड़ा बड़ा अंग, पूरा कम हष्ट पुष्ट बुलंद पुरुष जो है वो काम भावना से भरा हुआ है, वो स्त्रियों को, महिलाओं को भगा कर ले जा रहा है। ऐसा चित्रकारी किया गया है कहाँ पर? उपगल्लू के गुफाओं में। ये बात है, ठीक।
कुछ गल्लों में एक चित्र अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाला कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगा कर ले जाते हुए दिखाया गया है। कुछ गल्लों में एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगा कर ले जाते हुए दिखाया गया है। कुछ गल्लों में एक चित्र में अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगा कर ले जाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, कुछ गल्लों में एक चित्र में अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगा कर ले जाते हुए दिखाया गया। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। परंतु सबसे अधिक सुंदर शैलचित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा बात है, यही तो बराबर विंध्याचल की पहाड़ियों और कैमूर की पहाड़ियों। ठीक है, परंतु सबसे अधिक सुंदर शैलचित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश की कैमूर की पहाड़ियों में मिले। परंतु सबसे अधिक सुंदर शैलचित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले। परंतु सबसे अधिक सुंदर शैलचित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले। ठीक है, ये पहाड़ी श्रृंखलाएं पूरा पसंतकालीन और मध्य पसंतकालीन अवशेषों से भरी पड़ी है। वहाँ ऐसे जंगलों, जंगली पौधों, फलों, जलधाराओं और कंदराओं की बहुतायता है, जो पाषाण काल के लोगों को रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थी। ये पहाड़ी श्रृंखलाएं पूरा पसंतकालीन और मध्य पसंतकालीन अवशेषों से भरी पड़ी है। वहाँ ऐसे जंगलों, जंगली पौधों, फलों, जलधाराओं और कंदराओं की बहुतायत है, जो पाषाण काल के लोगों को रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो विंध्याचल श्रेणी की पहाड़ी है और उत्तर प्रदेश की कैमूर की पहाड़ी है, उसमें पूरा पसंतकालीन और मध्य पसंतकालीन अवशेष है, बहुत ज़्यादा पूरा पसंतकालीन और मध्य पसंतकालीन अवशेष पाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों पाया जाता है? क्योंकि विंध्याचल की पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ी में ऐसा जंगल था, कई प्रकार के जंगली पौधे थे, कई प्रकार के फल थे, जलधाराएं मतलब नदी, झील, झरना था, और कंदराओं मतलब जो हम लोग जमीन के नीचे से, जैसे गाजर, मूली, ओल, ये सब जो जमीन के नीचे था उसको कंदरा कहता है, कंदराओं कहा जाता है। कि बहुतायता थी जो कि वहाँ लोगों को रहने के लिए अनुकूल था, उस समय के लोगों को रहने के लिए अनुकूल था। ठीक, वहाँ के प्राकृतिक शैलाश्रय, चट्टानी आवास, वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देती थी। दूसरा कारण क्या था कि वहाँ के प्राकृतिक शैलाश्रय वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देते थे। वहाँ के प्राकृतिक शैलाश्रय वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देते थे। इनमें सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित भीमबेटका है। पीसीएस में कम से कम 5,1500 बार पूछा है कि भीमबेटका कहाँ है, विंध्याचल की पहाड़ी में है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है, विंध्याचल की पहाड़ी या मध्य प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश ऑप्शन आता है। यूपीएससी में भी 1-2 बार क्वेश्चन सेंटेंस के रूप में आया कि भीमबेटका गुफा स्थित है, या फिर मिलान करने वाला भीमबेटका का नाम आया। तो इसमें सबसे बड़ा अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित भीमबेटका। मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित भीमबेटका, इसमें सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित भीमबेटका। इसमें सबसे बड़ा अत्यंत दर्शनीय स्थल विंध्याचल की पहाड़ी में मध्य प्रदेश में भीमबेटका। इसमें सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित भीमबेटका है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 800 शैलाश्रय मौजूद है। इनमें 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं। पढ़ लेते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, जहाँ 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय मौजूद है। इनमें 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय मौजूद है। इनमें 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में डॉक्टर वी.ए. वकनकर के द्वारा की गई थी, और बाद में अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी उनका अनुसरण किया। पीसीएस में आ जाएगा। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में डॉक्टर वी.ए. वकनकर के द्वारा की गई थी, और बाद में अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी उसका अनुसरण किया। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर वी.ए. वकनकर के द्वारा की गई थी, और बाद में अनुसंधानकर्ताओं ने भी इनका अनुसरण किया। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में डॉक्टर वी.ए. वकनकर के द्वारा की गई थी, और बाद में अनुसंधानकर्ताओं ने भी उनका अनुसरण किया। वकनकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। वकनकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। वकनकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। वकनकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। यहाँ पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं। इनमें उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। देखिए, यहाँ पाए गए चित्रों के विषय
अनेक प्रकार के हैं। इसमें उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक और भव्य दृश्य, धार्मिक दृश्य याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आ जाएगा जी कि भीमबेटका की गुफाओं में धार्मिक दृश्य का चित्रित किया गया है। अब लगेगा पूरा पाषाण काल में कौन सा धर्म, पूरा पाषाण काल में कहाँ धर्म होगा, जब हम लोग ओवर दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन बनता है। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है कि यहाँ पर पाए गए चित्रों में उस समय के रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं, धार्मिक और भव्य दृश्य भी चित्रित किए हुए हैं। ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। भीमबेटका की गुफाओं में रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक और भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करना, शरीर सज्जा, छद्म वेश, मुखौटा लगाने जैसे अनेकों अनेक घरेलू गतिविधियों के चित्र भी शामिल है, जिनमें शिकार नृत्य, इसको बांटिएगा। ठीक है, शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़े की सवारी, जानवरों की लड़ाई, इस तरह सब को बांट देना। ठीक है, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़े की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करना, शरीर सज्जा, छद्म वेश, मुखौटा लगाने जैसे अनेक अनेक घरेलू गतिविधियों का चित्र शामिल है, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़े की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, छद्म वेश, मुखौटा लगाने जैसे अनेक अनेक घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल है। भीमबेटका की कला की शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटी गई है। देखिए, भीमबेटका की जो कला को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। भीमबेटका की कला को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। भीमबेटका की कला को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्रों तथा चित्रकारी, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग भीमबेटका का एक फोटो है, सो देख लेते हैं। ये है भीमबेटका का फोटो, है ना, ये है गुफा द्वार भीमबेटका का गुफा द्वार है ना। इस फोटो को देख लेंगे, भीमबेटका के गुफा द्वार। ठीक, इस फोटो को 5 बार देखिएगा। ठीक है, यहाँ भी एक फोटो, अब आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि भीमबेटका का जो चित्रकला है उसको शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 7 श्रेणी में बांटा जा सकता है। उनमें से पहला है उत्तर पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पूर्व पाषाण काल और तीसरा ताम्र पाषाण युग। ठीक है, उत्तर पूर्व पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग, तीसरा ताम्र पाषाण युग। रेखा चित्रों चित्रकारियों को 7 कला विधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला उत्तर पूर्व पाषाण युग, दूसरा मध्य पूर्व पाषाण युग, तीसरा ताम्र पाषाण युग। अब उसके बाद बोल रहा है कि इन 3 कला विधियों के बाद एक के बाद एक 4 ऐतिहासिक कला विधियाँ होती हैं, लेकिन हम यहाँ पहले 3 कला का विवेचन करेंगे। मतलब हम लोग 3 ही का विवेचन करेंगे, 4 का भी नहीं करेंगे। उसको बोला जा रहा है, चलिए ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, 3 का विवेचन कर देते हैं। उत्तर पूर्व पाषाण युग, अपर पैलियोलिथिक पीरियड। देखिए, पूर्व पाषाण युग से उत्तर पूर्व पाषाण युग। ठीक है, उत्तर पूर्व पाषाण युग। ठीक है, पूर्व पाषाण नहीं है, ये उत्तर पूर्व पाषाण युग है। ठीक है, उत्तर पूर्व पाषाण युग मतलब पूर्व पाषाण के बाद का। ठीक है, अब देखिए क्या है। उत्तर पूर्व पाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। उत्तर पूर्व पाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। उत्तर पूर्व पाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। उत्तर पूर्व पाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। इनमें से कुछ छड़ी जैसी पतली मानव आकृतियां हैं, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे कि भैंसों, हाथियों, बाघों, गेंडों और सूअरों के हैं। इनमें से कुछ छड़ी जैसी पतली मानव आकृतियां हैं, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे कि भैंसों, हाथियों, बाघों, गेंडों और सूअरों के हैं। इनमें से कुछ छड़ी जैसी पतली मानव आकृतियां हैं, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसों, हाथियों, बाघों, गेंडों और सूअरों की है। इनमें से कुछ छड़ी जैसी पतली मानव आकृतियां हैं, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसों, हाथियों, बाघों, गेंडों और सूअरों की है। कुछ चित्र धवन वास पेंटिंग है, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए। वास पेंटिंग क्या होता है? वास पेंटिंग गूगल कर लीजिएगा। आप ज़्यादा समझ आएगा, यहाँ थोड़ा बता देते हैं कि वास पेंटिंग होता है कि मान लीजिए कोई पेंटिंग किए, कोई भी पेपर में पेंटिंग किए, उसके बाद उसको धुला जाता है, फिर पेंट किया जाता है, फिर धुला जाता है। उससे क्या होता है, पेंट में एक अलग प्रकार का चमक आता है। आप गूगल कीजिएगा, हम यहाँ नहीं बताएंगे। कुछ चित्र धवन वास पेंटिंग है, लेकिन अधिकांश चीज़ ज्यामितीय आकृति से भरे हैं। कुछ चित्र वास पेंटिंग है, लेकिन अधिकांश चीज़ ज्यामितीय आकृति से भरे हैं। कुछ चित्र वास पेंटिंग है, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृति से भरे हुए। कुछ चित्र वास पेंटिंग है, धवन चित्र है, लेकिन अधिकांश चीज़ ज्यामितीय आकृति से भरे हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। ऐसे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो वास शिकारियों, अभी यहाँ पर शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया। ऐसे चित्रों का शिकारियों से संबंध नहीं दिखाया गया है। ठीक है, हरे चित्र नर्तकों को, लाल चित्र शिकारियों का है।
हरा चित्र नर्तकों का, लाल चित्र शिकारियों का। हरा, हरा हरियाली नर्तक है, लाल खून शिकारी का है, ठीक है। हरा हरियाली नर्तकियों का है, मोर नाचता है हरियाली में, ठीक है। और लाल चित्र किसका, शिकारियों का, खून का। हरा चित्र नर्तकों का है, हरा चित्र, हरा माने पर्यावरण, मोर नर्तक है, ठीक है, याद रखिएगा। और लाल चित्र, लाल खून शिकारियों का, ठीक है। हरा चित्र नर्तकों का है, लाल चित्र शिकारियों का, ये बात है। अब मध्य पाषाण मेसोलिथिक पीरियड क्या है? देखिए इस सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, हमको पता है। मीन्स मैं 10 साल का पीवाईक्यू, सेक्शनल पीवाईक्यू सब देख लिए हैं। इससे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनेगा, ठीक है। अब जो अभी हम लोग पढ़े उसमें क्या होगा, इससे क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, इससे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आएगा का क्वेश्चन आएगा। जैसे पूछेगा कि भारत में जो गुफा चित्रकला है उसमें भैंसों, हाथियों, बाघों, गैंडों, सूरों के चित्र है, सही हो जाएगा, उसमें से कोई मतलब ही नहीं है, जेनरिक स्टेटमेंट बन जाएगा। फिर ऐसा कोई क्वेश्चन यदि आ जाएगा भागल के गुफा चित्रकला में धवल चित्र और ज्यामितीय चित्र आकृतियाँ दोनों हैं, सही है, जेनरिक स्टेटमेंट है, इसलिए इसमें याद कुछ करना उतना नहीं है, ठीक है। अब ये जो पैराग्राफ पढ़े इससे भी कुछ याद नहीं करना है, बस केवल ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनाना है कि यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है कि काम बन जाए, बस इससे भी नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आने जा रहा है। देखिए दूसरी कलावधि यानी मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। अब ये नहीं पूछेगा यूपीएससी कि बताइए किस काल का चित्रों का संख्या सबसे अधिक है, इसको नहीं रटने लगना है, ये केवल ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी कलावधि यानी मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया। देखिए ये पूछ सकता है, इस अवधि के दौरान, मध्य पाषाण युग के दौरान विषय मतलब किन किन विषयों पर चित्र बनेगा उसका संख्या कई गुना बढ़ गया मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया। पहले बड़ा बड़ा चित्र बनाया जाता था, जैसे कि आप समझ जाइए कि मान लीजिए छोटा बच्चा है तो का लिखेगा, तो का लिखेगा कितना बड़ा क्षेत्र, कितना बड़ा बड़ा का लिखता है, लेकिन जब जैसे जैसे बाद में सीखता है तो उसका का आकार छोटा हो जाता है। बस यहाँ भी वही बात है, जब पुराना मनुष्य होगा तो पूरा बड़ा बड़ा फोटो छापता होगा, ठीक, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य में आया योग्यता क्षमता तो धीरे धीरे वो छोटा बनाने लगा, ठीक। और पहले विषय भी कम था, पहले बच्चा केवल क ख ग घ लिखता, अभी ABCD क ख ग घ, फिर शब्द वर्ड सब लिखता है उसी प्रकार से। अब विषय भी बढ़ गया, पहले केवल 5 गो जानवर होगा उसी को छापने जानता होगा, फिर 10 प्रकार के जानवर छापने लगा, 10 प्रकार के मीट छापने लगा, यही बात है। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया। जाहिर सी बात है बाद वाला में क्या होगा, विषय का संख्या बढ़ेगा और चित्रों का आकार छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया। शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई। देखिए पहले शिकार का दृश्य उतना प्रमुखता नहीं था, लेकिन शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई, शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई, शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई। शिकार के दृश्य में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, ठीक है, कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों को शिकार करते हुए दिखाया गया। शिकार के दृश्य में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाला, नोकदार डंडा, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। किसमें, चित्र में दिखाया गया है, फिल्म में नहीं, चित्र में, ठीक है। कुछ चित्रों में आदि मानवों को जाल, फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। एकदम सेम टू सेम जो अभी भी आदिवासी लोग करता है, यदि आप जनजाति समुदाय के लोगों को देखे होंगे या फिर वैसे भी, तो यही बात है। अभी भी भाला, नोकदार डंडा, तीर कमान लेकर के जानवरों को शिकार करने में भी लग जाता है और अभी भी जाल का फंदा लेकर के और गड्ढा खोद देता है, उसमें जाकर के जानवर गिर जाता है, उसको पकड़ते हुए हम लोग देखे, हम लोग गाँव में सब कुछ देखे, ठीक है। कुछ चित्रों में आदि मानवों को जाल, फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में आदि मानवों को जाल, फंदे लेकर या गड्ढों आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए भी दिखाया गया है, ठीक है। शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने हुए चित्रित किया गया, ठीक है। अब ये सब पूछने नहीं जा रहा है, ये सब ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने हुए चित्रित किया गया। शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने हुए चित्रित किया गया। कुछ चित्रों में मनुष्यों को सुंदर कपड़ों में सजा हुआ और कुछ में मुखौटे पहने हुए दर्शाया गया। कुछ चित्रों में मनुष्यों को सुंदर कपड़ों में सजा हुआ और कुछ में मुखौटा पहने हुए दर्शाया गया। कुछ चित्रों में मनुष्यों को सुंदर कपड़े में सजा हुआ और कुछ में मुखौटा पहने हुए दर्शाया गया, ठीक है। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बरसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गेंडा, मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे बड़े जानवरों को और पक्षियों को भी चित्रित किया गया। कुछ चित्रों में, अभी तो कुछ लगा देगा जैसे एग्जाम में कि कुछ चित्रों में ये छापा गया था, कुछ में तो वैसे भी सही हो जाता है। तो कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बरसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गेंडा, मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे बड़े जानवरों और पक्षियों को भी चित्रित किया गया, ठीक है। कुछ चित्रों में पक्षी भी चित्रित है, ये भी बात याद रखिएगा, है ना। कुछ चित्रों में जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बरसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गेंडा, मछली, मेढक, छिपकली याद रखिएगा, छिपकली, गिलहरी,
और पक्षी का भी चित्र किया गया है। मध्य पाषाण काल के जानवर को मध्य पाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। मध्य पाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। मध्य पाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्यों के पीछा करते हुए दिखाया गया है। देखिए कितना मजेदार बात है। कुछ चित्र ऐसा छापा गया है जिसमें जानवर मनुष्य का पीछा कर रहा है, मतलब कि सब जाता होगा उसको पकड़ने के लिए, वो उल्टा इन लोग को दौड़ाता होगा और उसको भी चित्रित किया गया है। ठीक है, क्या लिखा है? कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए दिखाया गया। जाता होगा, सुअर है, जैसे जंगल में सुअर है, सुअर के बच्चा को पकड़ लिया, अब सुअर की माँ इन लोग को दौड़ाना शुरू किया होगा और उस चित्र को भी चित्रित किया गया। ठीक है, और कुछ चित्रों में मनुष्यों द्वारा जानवरों का पीछा करके शिकार करते हुए दिखाया गया। और कुछ चित्र ऐसा भी है जो कि मनुष्य का झुंड मिल करके अब जानवर को दौड़ा रहा होगा और जानवर आगे आगे भाग रहा होगा, सबके पीछे भाग रहा होगा, तो दोनों का चित्रित किया गया है। कुछ में चित्र में क्या है कि जानवर जब इन लोग को दौड़ाना शुरू किया होगा उसका भी चित्र है, और कुछ इन लोग जब जानवर को दौड़ा रहा है पकड़ने के लिए उसका भी चित्र है। ठीक है, ये है। कुछ जानवरों के चित्रों में विशेष रूप से शिकार के दृश्यों में मनुष्यों को जानवरों से डरते हुए दिखाया गया। देखिए क्या उस समय का कलाकार जो होगा वो कितना इस गहराई से देख रहा है वो चीज़ों को। कुछ चित्र ऐसा है जिसमें जैसे जैसे शेर को देख लिया मनुष्य, या बाघ को देख लिया, या हाथी को देख लिया और डर के सिकुड़ गया है, उसका भी चित्र किया गया है। कि कुछ जानवरों के चित्रों में विशेष रूप से शिकार के दृश्यों में मनुष्यों को जानवरों से डरते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए चित्रित किया गया है, तथा कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिनमें प्रमुख रूप से जानवर ही उकेरे गए हैं। ठीक है, लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए भी चित्रित किया गया है, तथा कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिनमें प्रमुख रूप से जानवर ही उकेरे गए हैं। लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए चित्रित किया गया है, तथा कुछ ऐसे भी चित्र जिन्हें प्रमुख रूप से जानवर है, जैसे मनुष्य गाय को प्यार करता होगा या फिर कुत्ता को सहलाता होगा, उस सब का भी चित्रित किया गया है। ठीक है, ये सब ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है। यदि पूरा कहानी जैसा यूपीएससी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है उस कहानी जैसा में इसे पकड़ा जाए तो पकड़ा जाए, नहीं तो इसे डायरेक्ट क्वेश्चन वन लाइनर तो आने नहीं जा रहा है। ठीक है, यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया है, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया है। इसमें क्या बोला कि जानवर को जैसा जानवर दिखता था वैसे ही उसका चित्र बना दिया गया है, लेकिन मनुष्य को एकदम साज सज्जा, उसको गला में माला पहना दिया गया है, हाथ में चूड़ी पहना दिया गया है, कपड़ा पहना दिया गया है, ये सब पहना के चित्रित किया गया। ठीक है, यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया है, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में चित्रित किया गया है, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया। ठीक है, स्त्रियों को निर्वस्त्र और सवस्त्र दोनों रूप से चित्रित किया गया। ठीक, कुछ महिलाओं को कपड़ा पहने हुए दिखाए, कुछ में बिना निर्वस्त्र भी चित्रित किए गए। ठीक, इन चित्रों में बूढ़े व जवान सभी को समान रूप से स्थान दिए गए। ऐसा नहीं कि चित्र में केवल जवान लोगों को ही छापा गया है या फिर केवल बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जितना बुजुर्ग लोगों का चित्र है उतना जवान लोगों का भी चित्र है, ये बात है। ठीक है, इन चित्रों में बूढ़े व जवान सभी को समान रूप से स्थान दिया गया। इन चित्रों में बूढ़े व जवान सभी को समान रूप से स्थान दिया गया। इन चित्रों में बूढ़े व जवान सभी को समान रूप से स्थान दिया गया। ठीक है, बच्चों को दौड़ते भागते उछलते कूदते और खेलते हुए भी दर्शाया गया। ठीक है, बच्चों को दौड़ते भागते उछलते कूदते और खेलते हुए दर्शाया गया, जैसे अभी बच्चा करता है वैसे उसमें भी। ठीक है, अभी तो क्या ही करता है, अभी मोबाइल में सब दिखता है। बच्चों को दौड़ते भागते उछलते कूदते और खेलते हुए भी दर्शाया गया। ठीक, सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय है। देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, बोलेगा कि पाषाणकालीन चित्रकला में कौन सा विषय आम विषय रहा है, या फिर तो इसमें सामूहिक नृत्य, जो समूह में जो नृत्य किया जाता था वो जो है वो सबसे आम सबसे कॉमन सब्जेक्ट है, जो हर पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग या फिर पूर्व प्रागैतिहासिक काल हर जगह सामूहिक नृत्य को दर्शाया गया, जिसमें हाथ पकड़ करके सब एक साथ नृत्य करता है। अभी भी झारखंड जो झूमर होता है कर्मा में या फिर सरहुल में, वही है सामूहिक हाथ पकड़ करके। आप देखिएगा आदिवासी का नृत्य अभी भी। ठीक है, झूमर नृत्य वही है, हाथ पकड़ती है 10-15 महिलाएं और एक साथ झूमर करती है, और या फिर सरहुल में कर्मा पूजा में। तो सामूहिक नृत्य का चित्रों का विषय आम विषय है। ठीक है, परंतु ऐसे भी चित्र हैं जिनमें लोगों को पेड़ से फल या शहद इकट्ठा करते हुए और स्त्रियों को अनाज पीसते हुए और खाना बनाते हुए दिखाया गया। कुछ चित्र ऐसा भी है जिसमें लोगों को पेड़ों से फल या शहद इकट्ठा करते हुए, लोग पेड़ों से फल तोड़ रहे हैं, शहद निकाल रहे हैं, स्त्रियों को अनाज पीसते हुए खाना बनाते हुए दिखाया गया। ठीक है,
पेड़ों से फल निकालते हुए, शहद इकट्ठा करते हुए, स्त्रियों को अनाज पीसते हुए, खाना बनाते हुए चित्र किया गया। ये सब ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। यदि किसी लाइन में सेंटेंस में आ जाएगा स्त्रियों को अनाज पीसते हुए दिखाया गया, सही। किसी चित्र में पेड़ों से फल या शहद इकट्ठा करते हुए दिखाया गया, सही। समझे? ये सब ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, ये सब रटना नहीं है, बस आ गया ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ऐसा था, महिला खाना बना रही थी, पीस रही थी, पेड़ से फल तोड़ रहा था, बस ये सब सही। कुछ शैल चित्रों में मनुष्यों, स्त्रियों, बच्चों को एक साथ दिखाए गए, मानो वे एक ही परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। कुछ शैल चित्रों में मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों को एक साथ दिखाया गया जिससे लग रहा है कि वे एक ही परिवार के सदस्य हैं। कुछ शैल चित्रों में मनुष्यों, स्त्रियों, बच्चों को एक साथ दिखाया जिससे लग रहा है कि वे एक ही परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक जंगली जानवर का शिकार भीमबेटका का गुफा, फोटो को देख लीजिए, है ना। ये फोटो को देख लीजिए कि जंगली जानवर का शिकार हो रहा है भीमबेटका में, ठीक है। ये पूरा तो क्लियर दिख नहीं रहा आपको, एनसीईआरटी बुक में दिखेगा, है ना। अब हम चलते ऊपर, यहाँ से फिर से अपना लेकर चलते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन होते बनेगा, इसका एक लाइन को बढ़िया से रटा देंगे, ठीक है। भीमबेटका के कलाकार, भीमबेटका कहाँ, विंध्याचल की पहाड़ी, कहाँ, मध्य प्रदेश, ठीक है। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे जिनमें से काला, पीला, लाल, बैगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों की विभिन्न रंगतें शामिल थी, लेकिन सफ़ेद और लाल उनका सबसे पसंदीदा रंग था। याद रखिएगा, सफ़ेद लाल पसंदीदा रंग था और काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों के विभिन्न रंगतें। अब विभिन्न रंगतें मतलब काला में कम काला, ज़्यादा काला जो लड़कियाँ करती है ना। लाल कम लाल, हरा ये ऐसा वाला लाल, वैसा वाला लाल, वो वाला, उसके लिए उस मतलब लाल की विभिन्न रंगतें, कि लाल में और कलर दिखाइए, पीला में और कलर दिखाइए, वही यहाँ विभिन्न रंगतें, ठीक है। काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों की विभिन्न रंगतें शामिल थी, लेकिन सफ़ेद और लाल उनके अधिक पसंदीदा रंग थे। कौन? सफ़ेद और लाल, ठीक है। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा, सफ़ेद और सफ़ेद रंगों की विभिन्न रंगतें शामिल थी, लेकिन सफ़ेद और लाल उनके पसंदीदा रंग थे, ठीक है। देखिए, रंग और रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूट कर पीस कर तैयार किया जाता था। रंग कैसे बनाता था? रंग और रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूट कर और पीस कर तैयार किया जाता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी चूना, ठीक है, तो चूना को क्या करेंगे? कूट के पीस देंगे तो सफ़ेद कलर का बन जाएगा कि नहीं। तो वैसे ही लाल रंग के लिए कोई ऐसा खनिज होता होगा जिसको कूट पीस के बनाता था, और हरा रंग के लिए भी कोई ऐसा खनिज था जो हरा रंग कलर का था, उसको कूट पीस देते थे तो हरा रंग बन जाता था। अभी आगे देखेंगे। रंग और रंजक द्रव्य को विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूट और पीस कर तैयार किए जाते थे। रंग और रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूट और पीस कर तैयार किए जाते थे। लाल रंग हिरमच, जिसे गेरू भी कहा जाता है, से बनाया जाता था। देखिए हिरमच आप गूगल में सर्च करिएगा, उसका फोटो देख लीजिएगा, आपको हमेशा हिरमच याद रहेगा। अभी मैं हिरमच क्या बताऊँ, मैं देखा हूँ गूगल में फोटो। हिरमच लाल रंग का क्यूब जैसा कोई होता है, जैसे क्यूब जैसा, मान लीजिए क्यूब जैसा होता है जो लाल लाल कलर का गेरुआ, गेरू यहाँ मतलब गेरुआ रंग, गेरुआ मतलब केसरिया, ठीक है। तो वैसा कोई खनिज संसाधन था। उसी तरह हरा रंग कैल्सोडोनी भी गूगल में सर्च करिए। कैल्सोडोनी हरा रंग का एक तो पत्थर है, पत्थर जैसा है, देखिए उसको गूगल में सर्च करके फोटो उसका, तो याद रह जाएगा हिरमच का कैसा दिखता है, कैल्सोडोनी कैसा दिखता है, ठीक है। लाल रंग हिरमच, जिसे गेरू कहा जाता है, से बनाया जाता था। लाल रंग हिरमच, जिसे गेरू कहा जाता है, से बनाया जाता था। लाल रंग हिरमच से बनाया जाता था। और हरा रंग कैल्सोडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था तथा सफ़ेद रंग समझता चूना से बनाया जाता था, ठीक है। लाल रंग हिरमच से बनाया जाता था, हरा रंग कैल्सोडोनी से बनाया जाता था और सफ़ेद रंग समझता चूना से। लाल रंग हिरमच से, हरा रंग कैल्सोडोनी से और सफ़ेद रंग चूना से। लाल रंग हिरमच से, हरा रंग कैल्सोडोनी से और सफ़ेद रंग चूना से। लाल रंग हिरमच से, हरा रंग कैल्सोडोनी से और सफ़ेद रंग चूना से, ठीक है। रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टान के टुकड़ों को कूट पीस कर पाउडर जैसे बना लिया जाता था। रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टानों के टुकड़ों को कूट पीस कर पाउडर जैसे बना लिया जाता था। रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टानों के टुकड़ों को कूट पीस कर पाउडर जैसा बना लिया जाता था। फिर उसमें कुछ पानी और गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवरों की चर्बी या पेड़ से निकाला गया गोंद या राल मिला लिया जाता था। सब बस ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग वाला सेंटेंस है। फिर उसमें से पानी और गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ बनाने जैसे जानवरों की चर्बी, पेड़ों से निकाला गया गोंद या राल मिला लिया जाता था, ठीक है। फिर उसमें पानी और गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ बनाने के लिए जानवरों की चर्बी, पेड़ों से निकाला गया गोंद, राल मिला लिया जाता था। इस प्रकार रंग तैयार हो जाने के बाद उसे पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से बने ब्रश का प्रयोग करते हुए चित्र आदि बनाए जाते थे। देखिए गाँव में भी हम लोग जाते हैं तो ब्रश नहीं करते, क्या खोजते हैं? दतमन कैसे तोड़ते हैं? जाते हैं पेड़ के पास, नीम का दतमन तोड़ लिए, करौंज का दतमन तोड़ लिए, सखुआ का दतमन तोड़ लिए, फिर उस दतमन को तोड़ के हम लोग ब्रश जैसे उसको बनाते हैं कि नहीं? दांत से ही बना लेते हैं। तो बस वही काम है कि पेड़ के पतली टहनी को उस समय लोग तोड़ता था, उसको ब्रश जैसा बनाता था और उसी से पेंट कर देता था, ठीक है। तो इस प्रकार के रंग तैयार हो जाने के बाद उसे पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से बने ब्रश का प्रयोग करते हुए चित्र बनाए जाते थे, ठीक है। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों साल पहले, देखिए यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए
इन चित्रों के रंग हवा पानी की मार झेलने के बाद भी आज भी बरकरार है। आश्चर्य की बात यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों के रंग हवा पानी की मार झेलने के बाद आज भी बरकरार है। आश्चर्य की बात है कि हजारों साल बनाए गए इन चित्रों के रंग हवा पानी की मार झेलने के बाद आज भी बरकरार है, मतलब रंग उड़ा नहीं है। आश्चर्य की बात है कि हजारों साल बनाए गए इन चित्रों के रंग हवा पानी की मार झेलने के बाद आज भी बरकरार है। अब क्यों बरकरार है उसका अगला लाइन ये बताया कि यह समझ में आता है कि ये रंग अब तक इसलिए अक्षुण्ण रहे क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे उनके साथ इन रंगों की रासायनिक प्रतिक्रिया ने इन्हें अस्थायी बना दिया। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए कोई चट्टान पर वो लोग पेंट करने जा रहा है, तो चट्टानों पर पहले से ही कोई केमिकल मौजूद होगा, कोई ऑक्साइड मौजूद होगा, उसके ऊपर इन लोग जाकर पेंट कर दिया। अब ये जो पेंट का केमिकल पदार्थ था और चट्टानों पर मौजूद केमिकल पदार्थ था, दोनों रिएक्शन किया और उसको अस्थायी बना दिया, ये बात बोला जा रहा है। अब इसमें यूपीएससी क्वेश्चन बना देगा कथन कारण वाला क्वेश्चन बना देगा, क्योंकि यहाँ लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखेगा कि हजारों साल पहले बने गए चित्रों, लिखेगा भीमबेटका गुफा में हजारों साल पहले बनाए गए चित्रों के रंग हवा पानी मार झेलने के बाद भी आज भी बरकरार है। उसमें कथन नंबर 2 रहेगा कि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे उसके साथ इन रंगों की रासायनिक प्रतिक्रिया ने इन्हें अस्थायी बना दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसमें कथन 1 सही, कथन 2 सही, कथन 1 कथन 2 का व्याख्या करता है। यही ऐसे ही एनसीईआरटी क्वेश्चन कथन कार्य वाला बनता है। कई क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का लाइन है, दो लाइन को उठाया है, कथन कारण का क्वेश्चन बना दिया। यहाँ कथन कारण का क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि भीमबेटका में हजारों साल पहले बनाए गए चित्र रंग हवा पानी की मार झेलने के बाद आज भी बरकरार ही रहेगा, कथन 1। कथन 2 लिख देगा कि चट्टानों की सतह पर मौजूद ऑक्साइड उनके साथ रंगों की रासायनिक प्रतिक्रिया कर इन्हें अस्थायी बना दिया। कथन आंसर बताइए इसका। ठीक है, या फिर अस्थायी को बना देगा, वो अस्थायी को कर देगा अस्थायी बना दिया, तो और उसके बाद तो क्या हो जाएगा, कथन 2 गलत हो जाएगा और कथन 1 सही हो जाएगा। ऐसे बनेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, अब देखिए आते हैं यहाँ से। यहाँ कलाकारों ने अपने चित्र इन सलासरों की सतहों, दीवारों और भीतरी छतों पर बनाए। देखिए क्या बोला, यहाँ कलाकारों ने अपने चित्र इन सलासरों की सतहों, दीवारों और छतों पर बनाए। मतलब जो कलाकार है वो चित्र जो है सो फर्श पर, नीचे जमीन पर भी बना दिया है, दीवार मतलब दोनों तरफ जो गुफा का दीवार होगा, जैसे मान लीजिए गुफा है, गुफा कैसे बनता है, घर तो घर मानिए, घर में एक तरफ रूम में एक तरफ दीवार इधर होता है, एक तरफ दीवार इधर होता है, एक तरफ तीनों तरफ दीवार होता है और ऊपर छत होता है। उसी तरह गुफा में रहता है, एक तरफ पत्थर इधर रहता है, एक चट्टान इधर रहता है, एक चट्टान पीछे तरफ रहता है, ऊपर में भी एक चट्टान रहता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कलाकारों ने अपने चित्र से सतह पर भी बनाया है, दीवार पर भी बनाया है और भीतरी छत पर बनाया। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग के रूम में जहाँ पे सीलिंग फैन लगा हुआ रहता है, सीलिंग फैन लगा हुआ, तो मान लीजिए हम लोग रूम में बैठे हुए ऊपर देखेंगे तो सीलिंग फैन, तो जहाँ पर सीलिंग फैन लगा हुआ है तो उसको हम लोग भीतरी छत बोलते हैं। ठीक है, तो भीतरी छत, उसी प्रकार से हम लोग गुफा में जो गुफा में रहता होगा ऊपर जो चट्टान होगा उस पर भी पेंट कर दिया है। ठीक है, दीवार पर तो बनाया ही है, फर्श पर बनाया, उस पर भी पेंटिंग बनाया है। ठीक है, ये बात बोल रहा है। कुछ चित्र तो ऐसी गुफाओं या सलासरों में मिले हैं जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से भी मिले जहाँ शायद लोग कभी रहे ही नहीं होंगे। संभवतः इन स्थानों का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। ठीक है, क्या बोला कि यहाँ कुछ चित्र जो ऐसा गुफा और सलासरों में मिला जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ ऐसा गुफा में भी चित्र मिला जहाँ शायद लोग नहीं रहते होंगे। आखिर वहाँ चित्र क्यों है, तो संभवतः इस स्थान पर कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। ठीक है, कुछ चित्र तो ऐसी गुफाओं या सलासरों में मिले हैं जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से भी मिले हैं जहाँ शायद लोग कभी रहे ही नहीं होंगे। संभवतः इन स्थानों पर कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। ठीक, सलासरों में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ऊंचे स्थान या सलासरों की छत के पास बने हुए। देखिए यही बात है कि कुछ चित्र जो है सो बहुत ऊपर, मतलब दीवार के सबसे ऊपरी स्थान पर, और कुछ सलासरे के छत पर भी बना हुआ, सीलिंग जहाँ सीलिंग है उस पर भी बना दिया गया है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि आदिकालीन मानवों ने चट्टानों में ऐसे असुविधाजनक स्थानों पर जहाँ फैन लग रहा है वहाँ पर पेंट करना, उस सीलिंग वाला फ्लोर पर पेंट करना कितना मुश्किल काम है। अब यही बोल रहा है कि आखिर प्रश्न उठता है कि आदिकालीन मानवों ने चट्टानों की ऐसे असुविधाजनक स्थानों पर ये चित्र क्यों बनाए। शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आंसर यही बता रहा है। यह प्रश्न उठता है कि आदिकालीन मानवों ने चट्टानों पर ऐसे असुविधाजनक स्थानों पर ये चित्र क्यों बनाए। शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए थे। प्रश्न उठता है कि आदिकालीन मानवों ने चट्टानों पर ऐसे असुविधाजनक स्थानों पर ये चित्र क्यों बनाए। शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, ये चित्र हालांकि बहुत पुराने जमाने के हैं, पर इनमें चित्रात्मक गुणों एवं विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। देखिए
इस लाइन का मतलब है कि आखिर वो चित्र तो बहुत पुराना है, लेकिन ऐसे नहीं कहा जा सकता है कि जो मन में आया उन लोग जैसे तैसे चित्र बना दिया। नहीं, जो चित्रकला का जो गुण और विशेषता, किसी भी चित्र में जो गुण और विशेषता होता है उसकी कोई कमी नहीं है इन भीमबेटका के गुफाओं के भी चित्र में। ये बात है, ठीक है। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने ज़माने के हैं, पर इनमें चित्रात्मक गुणों और विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने ज़माने के, पर इनमें चित्रात्मक गुणों और विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियों, औजारों तथा सामग्रियों आदि की कमी होते हुए भी इन चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के समान दृश्य आकर्षक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। ठीक है, क्या बोला कि कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थिति था, औजार भी कम था, सामग्री भी कम था, इसके बाद भी पर्यावरण के समान दृश्य ऐसा आकर्षक चित्र पर बना दिया है उन लोग कि, और ऐसा जगह पर बना दिया जिससे पता चलता है कि वे लोग बहुत साहसी थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे, मौज कर रहे थे पूरा। ठीक है, कि प्रतिकूल परिस्थिति था, औजार भी कम था, सामग्री भी कम था, उसके बाद भी पर्यावरण सदृश ऐसा आकर्षक चित्र और ऐसा खतरनाक जगह पर बना दिया है जिससे प्रतीत होता है कि वहाँ के लोग बहुत साहसी थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। ठीक है, पशुओं को तो वास्तविकता से भी अधिक तगड़ा रौबदार दिखाया गया। यह भी प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहानी कहने सुनने की रुचि थी। जो पशु है, जैसे मान लीजिए सांड है, सुअर है, शेर है, बाघ है, उन लोग जैसा दिखता था उससे भी ज़्यादा रौबदार, एकदम खतरनाक दिखा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इससे प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहानी कहने सुनने की रुचि थी। जो अलग अलग कहानी बताया जाता होगा उसके अनुसार से बना दिया। जैसा हाथी दिखता था उससे भी ज़्यादा हाथी को डेंजर बना दिया गया, जैसा शेर दिखता था उससे भी ज़्यादा बड़ा एकदम लंबा चौड़ा शेर बना दिया गया। ठीक है, पशुओं को तो वास्तविकता से भी अधिक तगड़ा और रौबदार दिखाया गया। प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहानी सुनने की गहरी रुचि थी। इन चित्रों में बड़े ही नाटकीय रूप से मनुष्यों और जानवरों को स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत दिखाया गया। देखिए, इस जितना भी चित्र है इसमें नाटकीय रूप से मनुष्य को भी जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया और जानवरों को भी स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत करते हुए दिखाया गया। ठीक है, मनुष्य भी अपने आप जान बचाने के लिए जो जीवित रहने के लिए संघर्ष करता था उसका भी चित्रण किया गया है, और जानवर जो अपने आप को जीवित रखने के लिए संघर्ष करता था उसका भी चित्रण किया गया। ठीक है, एक दृश्य में कुछ लोगों को, देखिए इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एक दृश्य में कुछ लोगों को जंगली सांड का शिकार करते हुए दिखाया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर उधर पड़े हुए। देखिए क्या बोले, एक चित्र में कुछ लोग जंगली सांड का शिकार कर रहे हैं और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग घायल हो गए और इधर उधर गिरे हुए, उसका चित्र है, उस समय का चित्र है जब लोग गया होगा जंगल में एक सांड पकड़ने के लिए, सांड को पकड़ रहा होगा, उस समय कुछ आदमी घायल होकर इधर उधर गिर गया होगा, कुछ करने का प्रयास कर रहा होगा, सांड अपने आप को बचाने का प्रयास कर होगा, उस लोकेशन का, उस एग्जैक्ट समय का कोई कलाकार पेंट कर दिया। ये बात लिखा हुआ है। ठीक है, इतना कब का बात हो रहा है, भीमबेटका के समय का बात हो रहा है। ठीक है, अब देखिए एक अन्य दृश्य में जानवर को मौत की पीड़ा से तड़पते हुए और शिकारियों को खुशी से उनके चारों ओर नाचते हुए दिखाया गया है। ठीक है, एक दृश्य में तो ऐसा दिखाया गया कि लोग जानवर को पकड़ रहा है और कुछ लोग घायल होकर इधर उधर गिर गए, और एक दृश्य में दिखाया गया कि जानवर जो है सो मौत की पीड़ा से तड़प रहा है और शिकारी खुशी से उसके चारों ओर नाच रहे हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं जनजातीय समुदाय में अभी भी है ना, एक अन्य दृश्य में जानवर मौत से पीड़ा से तड़पते हुए और शिकारी खुशी से चारों ओर नाचते हुए दिखाया गया। ऐसे चित्रों से यह प्रकट होता है कि मनुष्यों में जानवरों पर अधिकार रखने का भाव पैदा हो गया था। देखिए ये लाइन बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन बहुत ही मतलब समझदारी वाला लाइन समझदार हम लोगों को बनाता है कि उस समय के इन चित्रों को देखने से कि जानवर का सांड का शिकार कर रहा है लोग, या फिर सांड कोई भी जानवर है, सुअर है, उसको पकड़ चारों ओर से घेर लिया है वो और उसको उसमें भाला मार दिया है, वो जानवर तड़प तड़प के मर रहा है और लोग खुशी से नाच रहा है, झूम रहा है। इससे क्या प्रतीत होता है कि जानवरों पर, मनुष्यों में जानवरों पर अधिकार रखने का भाव पैदा हो गया था। मनुष्य समझने लगा था कि हम सुपीरियर है और इन सब जानवर के ऊपर मेरा अधिकार है। ठीक है, इन चित्रों से ये पता चलता है। ठीक है, हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग ये फोटो वाला जो छूटा हुआ सो देख लेते हैं। देखिए शिकार का दृश्य, शिकार का दृश्य है, इसमें शिकार है कि मध्य पाषाण युग के चित्रों में शिकार का दृश्य बहुलता से पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण युग में किसका शिकार का दृश्य बहुलता से पाया जाता है, किस चित्र का दृश्य बहुलता से पाया जाता है, शिकार का। ऐसा एक दृश्य है जिसमें लोग एक समूह में भैंस को मारते हुए दिख रहे हैं और कुछ घायल व्यक्ति इधर उधर पड़ा दर्शाया गया है। ठीक है, ये चित्र अंकन की कला में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करता है। समझे, वही बात है जो हम लोग पढ़े। ठीक है, दूसरा नृत्य का दृश्य, इस दृश्य में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए नृत्य करते हुए आकृतियाँ दिखाई गई है। वस्तुतः एक ऐसा विषय जिसे बार बार दोहराया गया। नृत्य में यह दृश्य उत्तराखंड के लखुडियार के पसान दृश्यों की याद दिलाता है। देखिए पसान, लखुडियार के जो पसान काल के जो थे उसमें भी नृत्य था,
भीमबेटका में भी नृत्य है, तो इसलिए नृत्य जो था, हाथ पकड़ के जो नृत्य करता था वो सबसे कॉमन था। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलिए, देखिए जहाँ अकेले जानवर के चित्र बनाए गए हैं, मतलब कहीं भी केवल एक जानवर का चित्र बनाया गया है, मान लीजिए कोई दीवार है वहाँ पर केवल एक कोई जानवर का चित्र बनाया गया है, उनमें आदिकालीन कलाकार की उत्कृष्ट चित्रण कला स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। उस चित्र में आदिकालीन कलाकारों की उत्कृष्ट चित्रण कला दृष्टिगोचर होता है। क्यों? ठीक है, जहाँ भी अकेले कहीं पर कोई जानवर का चित्र बना है, उस चित्र में उस समय के कलाकार की उत्कृष्ट चित्रण कला दृष्टिगोचर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऐसे चित्रों में रंग सामंजस्य और समानुपात दोनों का यथार्थ एवं संतुलित मिश्रण दिखाई देता है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, कहाँ चला गया, मान लीजिए कहीं एक फोटो होगा जिसमें आगे देखिए ये कहीं पर भी केवल एक जानवर का चित्रांकन किया गया है। ठीक, ये फोटो में किया गया। अब ये जो चित्रांकन है वो उस समय के कलाकार का सबसे उत्कृष्ट रूप दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कलर है वो एकदम सेम टू सेम, जैसा जानवर दिखता है वैसा कलर का उपयोग किया गया है। जितना उसका जानवर का आँख, जानवर का पूरा शरीर, पैर, पूँछ सब उसी तरह उसी अनुपात में बनाया गया है जिस अनुपात में वहाँ दिखता था। इसीलिए बोला गया है कि जहाँ पर कहीं पर अकेले किसी जानवर का चित्रण किया गया है वो जो है सो उन लोग का उत्कृष्ट कला का दृष्टिगोचर करता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ चलते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि शैल कला के अनेक स्थलों पर अक्सर नए चित्र पुराने चित्र को बनाए गए। देखिए ये अच्छा है, क्वेश्चन बन सकता है इस पैराग्राफ। ठीक है, एक दिलचस्प बात यह है कि शैल कला के अनेक स्थलों पर अक्सर नए चित्र पुराने चित्र पर बनाए गए। मतलब पुराना चित्र था उसी पर कोई नया चित्र बना गया, फिर पुराना चित्र था फिर उस चित्र था उसी पर कुछ नया चित्र बना दिया गया, फिर कोई चित्र था उसी पर फिर से चित्र बना। जैसे अभी पोस्टर चिपकता है मुखर्जी नगर तरफ कहीं पर भी देखिएगा कि कोई कोचिंग का पोस्टर चिपका, उसके ऊपर कोई और जाकर कोचिंग का पोस्टर चिपका दिया, उसके ऊपर कोई और कोचिंग वाला अपना पोस्टर चिपका दिया। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि एक दिलचस्प बात यह है कि शैल कला के अनेक स्थानों पर अक्सर नए चित्र जो था पुराने चित्र पर भी बनाए गए हैं। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक है जो एक दूसरे के ऊपर बनाए गए हैं। ठीक है, भीमबेटका के कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर चित्र की 20 परत है जो एक दूसरे पर बनाएंगे, एक के ऊपर एक पोस्टर चिपका दिएगा, ऐसा 20 पोस्टर है। ठीक है, तो उसी प्रकार से कुछ ऐसा स्थान है जहाँ पर एक ही जगह के ऊपर एक के बाद एक लगभग 20 चित्र बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ प्रश्न उठता है कि कलाकार एक ही स्थान पर बार बार चित्र क्यों बनाते थे। ये क्वेश्चन क्या कारण था कि एक ही जगह स्थान पर बार बार चित्र बनाते थे। इसका उत्तर है कि इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती थी तो वह उस पर अपनी दूसरी रचना चित्रित कर लेता था। ठीक है, पहला कारण तो ये हो सकता है कि जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती थी तो वह उस पर अपनी दूसरी रचना चित्रित कर लेता था। जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती थी तो वह उस पर दूसरी रचना चित्रित कर लेता था। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वे चित्र और स्थान पवित्र या विशिष्ट माने जाते थे और उन पर कलाकार बार बार अपना चित्र बनाते थे। दूसरा कारण हो सकता है कि वो जो चित्र था या फिर वो स्थान था वो पवित्र माना जाता होगा और जो जाता होगा वहीं पर अपना चित्र बना लेता होगा। दूसरा कारण क्या होगा कि वो जो चित्र होगा या फिर वो स्थान होगा वो पवित्र माना जाता होगा, विशिष्ट माना जाता होगा और उस पर कलाकार बार बार जाके चित्र बना लेता होगा। ठीक है, यह भी संभव है कि भिन्न भिन्न पीढ़ियों के लोगों ने भिन्न भिन्न समय पर एक ही क्षेत्र में चित्र बनाए। यह भी संभव है कि भिन्न भिन्न पीढ़ियों के लोगों ने भिन्न भिन्न समय पर एक ही क्षेत्र में चित्र बनाएंगे। यह भी संभव है कि भिन्न भिन्न लोगों ने एक ही समय पर भिन्न भिन्न चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इन प्राक ऐतिहासिक चित्रों से हमें तत्कालीन मनुष्यों, उनकी जीवन शैली, अब देखिए निष्कर्ष है, इस पूरे चैप्टर का निष्कर्ष पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन प्राक ऐतिहासिक चित्रों से हमें तत्कालीन मनुष्यों, उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी आदतों, उनकी दैनिक गतिविधियों और यहाँ तक कि उनके मन मस्तिष्क तथा चिंतन को जानने समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, इन प्रागैतिहासिक चित्रों से हमें तत्कालीन मनुष्यों, उनकी जीवन शैली, उनके खान पान, उनकी आदतों, उनकी दैनिक गतिविधियों, यहाँ तक कि उनके मन मस्तिष्क तथा चिंतन को जानने समझने की सहायता मिलती है। इन प्रागैतिहासिक चित्रों से हमें तत्कालीन मनुष्यों, उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी आदतें, उनकी दैनिक गतिविधियाँ, यहाँ तक कि उनके मन मस्तिष्क तथा चिंतन को जानने समझने की सहायता मिलती है। प्राग ऐतिहासिक काल के अवशेष विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों के हथियार, औजार, देखिए प्राग ऐतिहासिक काल के अवशेष, जो प्राग ऐतिहासिक काल में अवशेष मिला है वो क्या क्या मिला है, तो पत्थरों के हथियार, औजार, मिट्टी के खिलौने, हड्डियों के टुकड़े, मानव सभ्यता के विकास के महान साक्ष्य हैं। तथापि यद्यपि उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो ये शैल चित्र हैं जो आदिकालीन मानव हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे लिए छोड़ गए हैं। देखिए प्रागैतिहासिक काल में कई प्रकार के अवशेष है, जैसे पत्थर के हथियार है, औजार है, मिट्टी के खिलौना है, हड्डी है। ये सब तो मानव सभ्यता के विकास का महान साक्ष्य है, लेकिन सबसे जो महान साक्ष्य है, जो अमूल्य धरोहर है, वो शैल चित्र है जो कि आदिकालीन मानव हमारे लिए छोड़ के गए थे। प्रागैतिहासिक काल में क्या है, बहुत सारे अवशेष पाए गए हैं, लेकिन उनमें से जो चित्रकला है वो काफ़ी अमूल्य है, जो कि उस समय के आदि मानव हमारे लिए छोड़ के गए थे। ये चैप्टर खत्म किया। अब इस चैप्टर में एक मैप है, इस मैप को देखिए, मैप से के लोकेशन से यूपीएससी या तो मिलान करने वाला क्वेश्चन या फिर
कुछ भी क्वेश्चन एक ठो उठा करके दे देता था। ये मैप है इस चैप्टर का पहले भी पेज पर था, मैं लास्ट में बता रहा हूँ। अब इसमें कुछ लोकेशन जो है जिसको मैं ब्लू पेन से सर्कल किया हूँ, मैं अभी जूम कर दूंगा, वो सिंपल लोकेशन है, वो सबको याद रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोकेशन जो है जो इसमें भूलने वाला लोकेशन है उसको हम लोग बार बार देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये है, इसमें से कुछ लोकेशन ऐसे हैं, तो गिलगित, कारगिल, लेह, श्रीनगर, शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, ये सब तो हम लोग सब जानते हैं। तो इसलिए जो मैं हाईलाइट कर दिया हूँ और जो मैं उसको हम लोग भूल जाएंगे या फिर वो नहीं याद रहेगा और पूछ देगा वो लोकेशन कहाँ है। जैसे पूछ देगा धानीकटक आंध्र प्रदेश, धानकटक था ना आंध्र प्रदेश में, कलसी उत्तराखंड, उस प्रकार से लोकेशन यहाँ पर आएगा। मस्की, आदिचनलूर, ये सब जो आता है, पय्यमपल्ली आता है ना, एनसीईआरटी का मैं एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इसी तरह यहाँ से पूछेगा अल्मोड़ा, देखिए अल्मोड़ा कहाँ है, उत्तराखंड में, अल्मोड़ा उत्तराखंड। पहाड़गढ़, पहाड़गढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश, चंबल नदी के इधर है, ठीक है, चंबल नदी के पूर्व मध्य प्रदेश। और मानपुरा, मानपुरा कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। तो अल्मोड़ा उत्तराखंड, पहाड़गढ़ मध्य प्रदेश, मानपुरा राजस्थान। बस केवल थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि ये उत्तर भारत में था, इधर था, इधर था, इधर था, पूरा रटना नहीं है, केवल थोड़ा बहुत भी याद होना चाहिए कि हाँ इधर देखे थे लोग। अल्मोड़ा, पहाड़गढ़ मध्य प्रदेश, मानपुरा राजस्थान। अल्मोड़ा उत्तराखंड, पहाड़गढ़ मध्य प्रदेश, मानपुर राजस्थान। मानपुरा, अल्मोड़ा उत्तराखंड, पहाड़गढ़ मध्य प्रदेश, मानपुरा राजस्थान। 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 अल्मोड़ा उत्तराखंड, पहाड़गढ़ मध्य प्रदेश, मानपुरा राजस्थान, ठीक है। बेल्लारी, अब देखिए बेल्लारी, बेल्लारी कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। बेल्लारी, बेल्लारी कहाँ है, कर्नाटक। बेल्लारी, बेल्लारी कहाँ है, कर्नाटक। बेल्लारी, कर्नाटक। बेल्लारी, कर्नाटक। बेल्लारी, कर्नाटक। बेल्लारी कहाँ है, कर्नाटक। बेल्लारी, कर्नाटक। बेल्लारी, कर्नाटक। अब देखिए बेल्लारी के बाद है कौन, सुल्तान बैटरी, कहाँ, कर्नाटक में। सुल्तान बैटरी याद आएगा, सुल्तान बैटरी, कुछ दिमाग ही नहीं काम करेगा। सुल्तान बैटरी साइंस इंटेक का क्वेश्चन है कि क्या है ये, लोकेशन में कहाँ से आ गया। तो सुल्तान बैटरी कहाँ है, कर्नाटक में। सुल्तान बैटरी मिलान करने वाला रहेगा, उसमें से केवल कितना कथन सही है, केवल एक कथन, केवल दो कथन में पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। सुल्तान बैटरी कहाँ है, कर्नाटक में। सुल्तान बैटरी, कर्नाटक। सुल्तान बैटरी, कर्नाटक। सुल्तान बैटरी, कर्नाटक। सुल्तान बैटरी, कर्नाटक, ठीक है। इडक्कल की गुफाएं, कर्नाटक। 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 तो कर्नाटक में हम लोग 3 पढ़ेंगे, कौन कौन, देखिए कर्नाटक में हम लोग 3 पढ़ेंगे, ठीक है। बेल्लारी, सुल्तान बैटरी और इडक्कल की गुफाएं। बेल्लारी, कर्नाटक, सुल्तान बैटरी, कर्नाटक, इडक्कल की गुफाएं, कर्नाटक। बेल्लारी, कर्नाटक, सुल्तान बैटरी, कर्नाटक, इडक्कल की गुफाएं, कर्नाटक। बेल्लारी, कर्नाटक, सुल्तान बैटरी, कर्नाटक, इडक्कल की गुफाएं, कर्नाटक। बेल्लारी, कर्नाटक, सुल्तान बैटरी, कर्नाटक, इडक्कल की गुफाएं, कर्नाटक। बेल्लारी, कर्नाटक, सुल्तान बैटरी, कर्नाटक, इडक्कल की गुफाएं, कर्नाटक। बेल्लारी, कर्नाटक, सुल्तान बैटरी, कर्नाटक, इडक्कल की गुफाएं, कर्नाटक। बेल्लारी, कर्नाटक, सुल्तान बैटरी, कर्नाटक, इडक्कल की गुफाएं, कर्नाटक। बेल्लारी, कर्नाटक, सुल्तान बैटरी, कर्नाटक, इडक्कल की गुफाएं, कर्नाटक। अब चलते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 2 है, पहला वेटवल्लम, ये देखिए वेटवल्लम, ठीक है, वेटवल्लम और मुन्नार। मुन्नार आप देखिएगा कहाँ, कर्नाटक में है कि तमिलनाडु में, लेकिन मैं लोकेशन दिखा रहा हूँ, ये दक्षिण भारत में, ठीक है। वेटवल्लम, तमिलनाडु। 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 मुन्नार, वेटवल्लम, 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 मुन्नार। अब बचा केरल का 2 ठो है ना, देखिए तेनमाला और पेरुम कदाविला, लोकेशन रहेगा, और केरल रहेगा, कर्नाटक रहेगा, तमिलनाडु रहेगा। तेनमाला और पेरू कदाविला, तेनमाला, पेरू कदाविला, कहाँ, केरल। तेनमाला, केरल। तेनमाला, केरल। पेरुम कदाविला, 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 केरल। श्रीलंका में 2 है, महाओया और ढोरोवका खंडे। महाओया, ढोरोवका खंडे, शायद पूछेगा नहीं लेकिन देख लेते हैं। महाओया और ढोरोवका खंडे। महाओया, ढोरोवका खंडे। महाओया, ढोरोवका खंडे। महाओया, ढोरोवका खंडे। तो हम लोग ऊपर में क्या देखें, 3, अल्मोड़ा, पहाड़गढ़, मानपुरा। अल्मोड़ा, पहाड़गढ़, मानपुरा। अल्मोड़ा, पहाड़गढ़, मानपुरा। अल्मोड़ा,
पहाड़गढ़ मानपुरा, अल्मोड़ा पहाड़गढ़ मानपुरा, अल्मोड़ा पहाड़गढ़ मानपुरा। और दक्षिण में क्या देखें, दक्षिण में देखिए बेल्लारी, सुल्ताना बैटरी, सुल्तान बैटरी, हिडक्कल की गुफाएं, वेलवट्टम, मुन्नार, तेनमाला, पेरुम कदा विला। बेल्लारी, सुल्तान बैटरी, हिडक्कल की गुफाएं, वेटवल्लम, मुन्नार, तेनमल्ला, पेरुम कदा विला। बेल्लारी, सुल्तान बैटरी, हिडक्कल गुफाएं, वेटवल्लम, मुन्नार, तेनमाला, पेरुम कदा विला। बेल्लारी, सुल्तान बैटरी, हिडक्कल गुफाएं, वेटवल्लम, मुन्नार, तेनमाला, पेरुम कदा विला। बेल्लारी, सुल्तान बैटरी, हिडक्कल गुफाएं, वेटवल्लम, मुन्नार, तेनमाला, पेरुम कदा विला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।